फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। सो वेलकम टू वीडियोलॉजी बाय अफिया शऊर। आज से हम लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमारी स्टडीज़ जो है वो इस हफ्ते के जो टॉपिक्स हैं, आज के दिन हम लोग वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लूँ। सही है इस वीक के। ओके, तो मैंने जो है वो अपना क्विज़ अटैम्प्ट कर लिया है BIF 101 का। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। और आप लोगों ने भी अटैम्प्ट कर लेना जल्द अज जल्द, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर, एक सेकंड, 30 नवंबर बोल रही हूँ, इसकी लास्ट डेट है 2 दिसंबर। ठीक है, मतलब आज ही लास्ट डेट है, आज ये बंद हो जाएगा। तो फिर आप लोग ना इसे जल्दी से अटैम्प्ट कर लें। सही है, मैंने अपने अटैम्प्ट किया हुआ जो है ना उसकी वीडियो पे डाल दी है, और प्रिपरेशन की भी वीडियोस डाली है मैंने। आप लोग वो देखें और प्रिपेयर करें, और फिर उसके बाद कुछ अटैम्प्ट करें। मैंने प्रिपेयर किया है, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। और मेरे पास जो MCQs है ना वो दैट इज़ लाइक अ ट्रेजर। ठीक है, तो वो ट्रेजर जो है वो मैं संभाल के रखूँगी, मैं उसी से याद करूँगी अपना, मतलब मिड के लिए भी और फाइनल्स के लिए भी, सबके लिए सारे टॉपिक्स से मैं MCQs बनाऊँगी, वैसे ही लिखूँगी MCQs। ठीक है, हर कोई इसके पहले मैं तैयारी वैसे ही करूँगी। So all the best to you all for next in upcoming activities। और वीडियोस देखते रहें और तैयारी करते रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू आवर स्टडीज़। हम चलते हैं हमारे LMS पर। BIF 101 इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हमारे पास 52 टॉपिक्स डन हो गए हैं। टॉपिक नंबर 53 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको सुन लेते हैं, इसकी वीडियो सुन लेते हैं पहले। Once the ribosome is assembled with the charged initiator tRNA in the P site, polypeptide synthesis can begin. There are three key events that must occur for the correct addition of each amino acid. First, the correct amino acid tRNA is loaded into the A site of the ribosome as dictated by the A site codon. Second, a peptide bond is formed between the amino acid tRNA in the A site and the peptide chain that is attached to the peptidyl tRNA in the P site. P site और A site में जो अमीनो एसिड्स हैं उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनना चाहिए। This peptidyl transferase reaction results in the transfer of the growing polypeptide from the tRNA in the P site to the amino acyl moiety of the charged tRNA in the A site. Third, the resulting peptidyl tRNA in the A site and its associated codon must be translocated to the P site so that the ribosome is poised for another cycle of codon recognition and peptide फॉर्मेशन। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया और जो पॉलीपेप्टाइड है उसको ट्रांसफर कर दिया गया अमीनो एसिड tRNA पे, तो इसका मतलब है कि अब A साइट पे अमीनो एसिड tRNA विद अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड जो है वो मौजूद है। अब A साइट तो ऑक्युपाइड है। अगर इसको आगे प्रोसीड करना है तो इसका मतलब है ये जो राइबोसोम है ये थोड़ा ट्रांसलोकेट हो, थोड़ा मूव करे, और इसके मूव करने से अब जो A साइट है वो फ्री हो जाएगी। अब A साइट जब फ्री हो गई है तो यहां पे mRNA का एक और कोडॉन जो है वो यहां पे आ गया है। इसका मतलब है एक और tRNA जो है अमीनो एसिड
टीआरएनए वो इस कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा और आके इस ए साइट पे अटैच होगा। एज विद द ओरिजिनल पोजिशनिंग ऑफ द mRNA, this shift must occur precisely to maintain the correct reading frame of the message। तो जैसे स्टार्ट कोडॉन में हमने कहा था ना कि ये पोजीशनिंग और ये आइडेंटिफिकेशन जो है बड़ी करेक्ट होनी चाहिए, ये बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए, अदरवाइज पूरा रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाएगा। ये जो ट्रांसलोकेशन है ये भी उतनी ही एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर इसमें भी एक न्यूक्लियोटाइड कम या ज्यादा ट्रांसलोकेट हो गया तो रेस्ट ऑफ द mRNA का रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाएगा। Two auxiliary proteins known as elongation factors control these events. Both of these factors use the energy of GTP binding and hydrolysis to enhance the rate and accuracy of ribosome function. Unlike the initiation of translation, the mechanism of elongation is highly conserved between prokaryotic and eukaryotic cells। तो ये जो elongation का प्रोसेस हो रहा है ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में एक जैसा है और ट्रांसलेशन इनिशिएशन जो है ये प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में डिफरेंट है। अमाइनो एसिड tRNAs do not bind to the ribosome on their own. Instead, they are escorted to the ribosome by the elongation factor EFTU. EFTU इन्हें लेके आता है और बाइंड करवाता है। ये खुद से आके बाइंड नहीं कर सकते अमाइनो एसिड tRNAs. Once a tRNA is amino acylated, EFTU binds to the tRNA's 3' end, masking the coupled amino acid. क्योंकि amino acid भी 3' end पे ही ज्वाइन है और ये वहां पे EFTU bind करके उसको मास्क कर देता है। This interaction prevents the bound amino acid tRNA from participating in peptide bond formation until it is released from the EFTU. तो जब तक EFTU इसको रिलीज नहीं करता बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, अदरवाइज ये बॉन्ड फॉर्मेशन किसी भी जगह पे हो सकती है। Like the initiation factor IF2, the elongation factor EFTU binds
and hydrolyzes GTP. And the type of guanine nucleotide bound governs its function. EFTU can only bind to an amino acyl tRNA when it is associated with GTP. EFTU bound to GDP or lacking any bound nucleotide shows little affinity for amino acyl tRNA. तो जब ये जो EFTU और GTP होंगे तो ही ये EFTU बाइंड करेगा. अगर EFU और GDP हुए यानी कि हाइड्रोलाइज्ड GTP हुआ तो फिर इसकी एफिनिटी नहीं है, ये फिर बाइंड नहीं करेगा. Thus, when EFTU hydrolyzes its bound GTP, any associated amino acyl tRNA is released. जैसे ही GTP से GDP बनेगा, ये जो है ये रिलीज हो जाएगा amino acyl tRNA. The trigger that activates the EFTU GTPase is the same domain on the large subunit of the ribosome that activates IF2 GTPase when the large subunit joins the initiation complex. तो आपको याद होगा initiation complex में जब जो है larger subunit आके bind करता है तो उस वक्त IF2 GDP complex जो है वो रिलीज होता है. तो जब तक IF2 GTP रहता है वो बाइंड रहता है. तो सिमिलरली EFTU GTP बाइंड रहेगा, उसकी एसोसिएशन और एफिलिएशन है. जैसे ही EFTU GDP बनेगा तो वो रिलीज हो जाएगा. दिस डोमेन इज नोन एज द फैक्टर बाइंडिंग सेंटर. EFTU only interacts with the factor binding center after the tRNA is loaded into the A site and a correct codon anticodon match is made. At this point, EFTU hydrolyzes its bound GTP and is released from the ribosome. The control of GTP hydrolysis by EFTU is critical to the specificity of translation. इसमें आप देख सकते हैं कि पहले जो है ये राइबोसोम है और इसका A साइट जो है ये फ्री है और ये जो है ये अमीनो साइल tRNA है और इसके साथ ये EFTU फैक्टर और GTP ये बाइंड करेंगे और इसको एस्कॉर्ट करेंगे A साइट तक और A साइट पे ला के ये खुद जो है ये डीटैच हो जाएंगे और फिर अब अमीनो साइल tRNA जो है वो A साइट पे बाइंड कर सकेगा. अदरवाइज ये A साइट पे बाइंड नहीं कर सकेगा. The error rate of translation is between 10 to -3 to 10 to -4. The ultimate basis for the selection of correct amino acyl tRNA is the base pairing between the charged tRNA and the codon displayed
in the A site of the ribosome. तो ये मिसमैच होता नहीं है, लेकिन ये जो वाइड करता है मिसमैच को, ये मेनली डिपेंड करता है mRNA के कोडॉन और tRNA के एंटीकोडॉन में जो बेस पेयरिंग होती है. However, in some cases the base pairing in the anticodon-codon interaction may be mismatched, yet the ribosome rarely allows such mismatched amino acid tRNAs to continue in the translation process. यानी कि अगर किसी वजह से, किसी एरर की वजह से ये मिसमैचिंग हो जाती है और एक गलत अमाइनो एसिड जो है वो एक जगह पे आके अटैच हो जाता है, तो ये जो राइबोसोम है इस ट्रांसलेशन को रेयरली प्रोसीड करेगा, बल्कि ये ट्रांसलेशन यहां पे स्टॉप हो जाएगी. सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट. आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी. अब हम चलते हैं आगे. हम लोग अपने पीपीटीज को डाउनलोड कर लेते हैं. तो ये डाउनलोड हो जाती है और उसके साथ में हम लोग अपनी रीडिंग कर लेंगे. ठीक है, चलिए जब हम लोग कर लेंगे अपनी रीडिंग. Once the ribosome is assembled with the charged initiator tRNA in the P site, polypeptide synthesis can begin. मैं सेकंड ना देख चीज देखूं मैंने. Okay, so polypeptide synthesis can begin. There are 3 key events. सही.
translation, the mechanism of elongation is highly conserved between prokaryotic and eukaryotic cells. Amino-acyl tRNAs do not bind to the ribosome on their own. Instead, they are escorted to the ribosome by the elongation factor EFTU. Okay, इसके बाद हमारे पास है like the initiation factor IF2, the elongation factor EFTU binds and hydrolyzes GTP, and the type of guanine nucleotide bound governs its function. ठीक है, the trigger that activates the EFTU GTPase is the same domain on the large subunit of the ribosome that activates the IF2 GTPase when the large subunit joins the initiation complex. This domain is known as the factor binding center. EFTU only interacts with the factor binding center after the tRNA is loaded into the A site and a correct codon-anticodon match is made. इसके बाद क्या होता है? The error rate of translation is between 10⁻³ to 10⁻⁴. The ultimate basis for the selection of the correct amino-acyl tRNA is the base pairing between the charged tRNA and the codon displayed in the A site of the ribosome. However, in some cases, the base pairing in the anticodon interaction may be mismatched. Yet the ribosome rarely allows such mismatched amino-acyl tRNA to continue in the translation process. Okay, so अब हमारा हैंडआउट्स कंप्लीट हो गया और अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, PPTs की रीडिंग की तरफ. As you all know कि हमारा बोनस पॉइंट होता है PPTs को रीड करना. तो चलते हैं वहाँ, क्योंकि मुझे उससे सबसे ज़्यादा समझ आती है. तो कर लेते हैं हम ओपन. ओके, अभी होने लगा है ओपन और बहुत ही जल्दी ओपन हो जाए. फिर उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग. दिस इज टॉपिक नंबर 53 और इसके बाद इस हफ्ते के इसके दो टॉपिक्स रहते हैं. आई वांट के दोनों टॉपिक्स कवर हो जाए. इसका टाइटल था 53 ट्रांसलेशन एलोंगेशन. ठीक है, हमारे पास PPTs खुल चुकी हैं. हमारे पास हम PPT जो है वो ओपन हो गई है. हम इनको पढ़ लेते हैं. चलिए पढ़ लेते हैं अभी को. ट्रांसलेशन एलोंगेशन इसके अंदर है. Once the ribosome is assembled with a charged initiator tRNA in the P site, polypeptide synthesis can begin. There are 3 key events that must occur for the correct addition of each amino acid. ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट द करेक्ट अमीनो एसाइल, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है. ठीक है, फर्स्ट द करेक्ट अमीनो एसाइल tRNA is loaded into the A site of the ribosome as dictated by the A site codon. Side. उसके बाद सेकंड द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द अमीनो एसाइल tRNA in the A site and the peptide chain that is attached to the peptidyl tRNA in the P site. सही. इसके बाद फिर this peptidyl transferase reaction results in the transfer of the growing polypeptide from the tRNA in the P site to
large tRNA in the A site. Third, the resulting peptidyl tRNA in the A site and its associated codon must be translocated to the P site so that the ribosome is poised for another cycle of codon recognition and peptide bond formation. With the original positioning of the mRNA, this shift must occur precisely to maintain the correct reading frame of the message. Two auxiliary proteins known as elongation factors control these events. ठीक है, both of these factors use the energy of GTP binding and hydrolysis to enhance the rate and accuracy of ribosome function. Okay, so next is, unlike the initiation of translation, the mechanism of elongation is highly conserved between prokaryotic and eukaryotic cells. So, amino acyl tRNAs do not bind to the ribosome on their own. Instead, they are escorted to the ribosome by the elongation factor EFTU. उसके बाद है, once a tRNA is aminosylated, EFTU binds to the tRNAs 3' and masking the coupled amino acid. This interaction prevents the bound amino acyl tRNA from participating in peptide bond formation until it is released from the EFTU. ठीक है, so like the initiation factor IF2, the elongation factor EFTU binds and hydrolyzes GTP, and the type of guanine nucleotide bound governs its function. EFTU can only bind to an amino acyl tRNA when it is associated with GTP. EFTU bound to GTP or lacking any bound nucleotide shows little affinity for amino acyl tRNAs. ठीक है, thus when EFTU hydrolyzes its bound GTP, any associated amino acyl tRNA is released. The trigger that activates the EFTU GTPase is the same domain on the large subunit of the ribosome that activates the IF2 GTPase when the large subunit joins the initiation complex. So yeah, this domain is known as the factor binding center. EFTU only interacts with the factor binding center after the tRNA is loaded into the A site and a correct codon-anticodon match is made. At this point, EFTU hydrolyzes its bound GTP and is released from the ribosome. The control of GTP hydrolysis by EFTU is critical to the specificity of translation. So यहाँ पर ये सारा का सारा डायग्रामेटिकली हमें बताया हुआ है, सही है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। The error rate of translation is between 10⁻³ to 10⁻⁴. The ultimate basis for the selection of the correct amino acyl tRNA is the base pairing between the charged tRNA and the codon displayed in the A site of the ribosome. ठीक है, उसके बाद however in some cases the base pairing in the anticodon-codon interaction may be mismatched, yet the ribosome rarely allows such mismatched amino acyl tRNAs to continue in the translation process. So ये टॉपिक तकरीबन भी मुझे समझ आ गया है, आप लोगों को भी आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी पोस्ट असेसमेंट की तरफ। पोस्ट असेसमेंट में जाते हैं और इसका क्विज ले लेते हैं हम लोग फौरन से। The error rate of protein translation is between, अभी बताते हैं उनको। Initiation factor IF2, the elongation factor EFTU binds and hydrolyzes GTP, and the type of guanine nucleotide bound governs its function.
यस सिर्फ